सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थैंक्स टू पीटीसीएल इंटरनेट, और ऊपर से बारिश भी हो गई है। तो कोई नहीं, वी हैव टू मैनेज। होपफुली आप लोग अब मुझे दोबारा देख सकते हैं। तो जी। चलें, सही है। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हम लोग जो हैं वो सीओपीडी की जो प्राइमरी कॉज है, दैट इज सिगरेट स्मोकिंग, आगे इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि सीओपीडी अस्थमा से कैसे डिफरेंट है। पैटर्न ऑफ एयरवे इन्फ्लेमेशन इन एस्थमा डिफर्स फ्रॉम दैट विच अकर्स इन सीओपीडी। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सीओपीडी और एस्थमा में मेन डिफरेंस क्या है। एस्थमा जो है वो मोस्टली जो है वो एक्यूट एपिसोड होती है एस्थमा की, कि पेशेंट को एक्सपोजर हुआ किसी पोल्यूटेंट से या इरिटेंट से, उसने फौरन जो है वो एस्थमा का सिम्टम डेवलप कर लिया। सीओपीडी में ऐसे नहीं होता। सीओपीडी जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज है जो कि ओवर टाइम डेवलप होती है, एब्रप्टली डेवलप नहीं होती। और उसमें पेशेंट जो है वो कई साल तक जो है वो ठीक रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके लंग्स जो है वो डैमेज होना शुरू होते हैं, और इवेंचुअली वो इरिवर्सिबल लंग्स का डैमेज डेवलप करता है, जिसकी वजह से उसमें सीओपीडी डेवलप होता है। तो फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट है, उसने 20 ईयर्स की एज में स्मोकिंग स्टार्ट की, और 20 से 30 ईयर्स तक फॉर 10 ईयर्स जो है पेशेंट जो है वो यंग होने की वजह से एज सच कोई सीओपीडी के सिम्टम्स डेवलप नहीं करता। लेकिन ओवर टाइम, लेट से 35-40 ईयर्स की एज में स्लोली एंड स्टेडिली वो जो है वो सीओपीडी के सिम्टम्स डेवलप करना शुरू करता है। और एक टाइम आता है कि जब पेशेंट बहुत ओल्ड हो जाता है और वो कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग करता रहता है 50 ईयर्स की एज में, तो वो इवेंचुअली जो है वो बहुत ही क्रॉनिक और सीवियर लेवल की सीओपीडी डेवलप कर लेता है। तो ये एक डिफरेंस है सीओपीडी और एस्थमा में। ठीक है। तो इफ वी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड, तो एपिडेमोलॉजी की बात करें या प्रिवेलेंस की बात करें, आप लोग आजकल सुन रहे होंगे कोरोना के बारे में कि जी अब तक दुनिया में 3 लाख पेशेंट्स कोरोना के हो चुके हैं, 13,000 डेथ्स हो चुकी हुई हैं। तो दीज आर ऑल दी काइंड ऑफ दी प्रिवेलेंस स्टडीज, के वो बता रहे हैं कि कितना ज्यादा कोरोना जो है वो प्रिवेल कर रहा है। फिर वो कंट्री वाइज भी बता रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी 800+ पेशेंट्स हो गए हैं कोरोना के, उसमें 6 डेथ्स हो गई हैं। तो वो जो 6 डेथ्स हैं, या फिर इवन वो आपको परसेंटेज में बता रहे होते हैं कि कोरोना का जो डेथ रेट है वो 3.2% है। तो दैट इज बेसिकली प्रिवेलेंस ऑफ द डेथ डेथ रेट ऑफ द कोरोना। तो इसी तरह से जी अगर हम एपिडेमोलॉजी की बात करें सीओपीडी की, तो प्रिवेलेंस ऑफ सीओपीडी हैज मोर देन डबल्ड बिटवीन 1990 एंड 2002। मतलब ओवर टाइम जो कह रहा है कि 1990 से लेकर 2002 तक अगर आप देखें दुनिया में जो प्रिवेलेंस है सीओपीडी की, वो एक्चुअली बढ़ती जा रही है, और इट इज द फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री में जो है ये फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो है कितना सीरियस डिसऑर्डर है। इसके अलावा इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड पास्ट स्मोकिंग बिहेवियर। तो दो मेन जो क्लिनिकल स्टडीज ने फाइंड किए हैं रिस्क फैक्टर ऑफ द सीओपीडी, उसमें एक तो एजिंग है, और दूसरा पेशेंट का प्रीवियस स्मोकिंग बिहेवियर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जी सीओपीडी जो है वो ओवर टाइम डेवलप करता है। जो जो पेशेंट जो है वो स्मोकर जो है वो बूढ़ा होता जाता है, उसके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो डिटीरिएट होते जाते हैं, तो उनमें जो है वो सीओपीडी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
अच्छा जी, फिर रिस्क फैक्टर्स की तरफ आए। सिगरेट स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स। ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स की एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। जैसे कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल इरिटेंट्स जो हैं वो एयरबॉर्न होते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कि स्टील मिल्स हैं। आप अगर कभी स्टील मिल्स में जाएं, ये लाहौर में भी जो ये सारा बंद रोड का इलाका है और ये दारोगा वाली साइड है, रिंग रोड के आसपास बहुत सारी स्टील मिल्स लगी हुई हैं। आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो उनकी चिमनी से निकल रहा होता है। तो वो जो धुआं है दैट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक और जो है वो हाईली डेंजरस। ठीक है, तो मतलब जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे उस जो इरिटेंट है या उस डस्ट को या उस पोल्यूटेंट को इनहेल कर रहे हैं, तो उनमें भी जो उनका लंग्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है इन एयरबॉर्न इरिटेंट्स की वजह से। इसके अलावा इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि हम लोग लाहौर में कॉन्टिन्यूसली जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोग इनहेल करते हैं एयर पोल्यूशन को। तो इसके अलावा जो स्मोक का सीजन आता है उसमें भी हम लोग जो है वो इनहेल कर रहे होते हैं पोल्यूटेंट्स को, तो वो भी हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी वायरसेस। रेस्पिरेटरी वायरसेस की तो अभी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जो है वो अभी आपने देखा कि वो भी लंग्स को डैमेज करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट सीओपीडी इवेंचुअली डेवलप कर सकता है। एचआईवी, पेशेंट का इम्यूनिटी सप्रेस्ड हुआ तो उसमें जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो बहुत इजीली उस पे अटैक करेंगे और जिसकी वजह से उस पेशेंट में अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है सबसे कि सीओपीडी में इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है? इन्फ्लेमेशन या एलर्जी रिस्पॉन्स जो इट इज बेसिकली बॉडीज ऑन डिफेंस मैकेनिज्म। ये बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जो है वो करती है इन्फ्लेमेशन। डू यू थिंक कि एचआईवी या एड्स के पेशेंट्स में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है या एलर्जिक रिस्पॉन्स है, तो क्या कहते हैं ऐसा? डू यू थिंक के जो एचआईवी के पेशेंट्स हैं उनमें जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है कम हो जाता है? तो इसका जवाब जो है वो आप लोग जरूर देगा लेक्चर के एंड में। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जी पेशेंट्स में एस सीओपीडी और एस्थमा जो है वो साथ साथ हो सकते हैं। तो एस्थमा इज मोस्टली रिलेटेड टू दी जेनेटिक फैक्टर्स और एज। अच्छा जी, इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सीओपीडी में आए। दिस रिजल्ट्स इन दी क्वालिटी ऑफ द रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पहली डेफिनेशन जब हमने क्लिनिकल फार्मेसी की थी तो हमने देखा था कि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स के कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जो है वो इतना जो हेल्दी हो कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को विदाउट एनी हैसल या एनी ट्रबल जो है वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इसकी वजह से सीओपीडी की वजह से ऑब्वियसली जो है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डैमेज होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जब पेशेंट का ऑलरेडी एल्वियोलाई जो है, आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो बहुत से एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स और एलर्जेंस और माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जो है वो आते हैं। तो ऑल्दो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिफेंस लाइंस हैं जो कि इन पोल्यूटेंट्स, माइक्रोब्स, एलर्जेंस को इनहेल नहीं करते होने देती, लेकिन फॉर इंस्टेंस आपके नेजल पैसेज में हेयर हैं
आपके इनर जो लाइनिंग है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें म्यूकस है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर इन सब से पास होके बैक्टीरिया या माइक्रोब आपके लंग्स में एल्वुलाई में चला भी जाए, तो उस वहां पर उसको किल करने के लिए जो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीओपीडी में जो इनर लाइनिंग ऑफ द एल्वुलाई होती है वो ही डैमेज हो चुकी होती है, तो आप में या पेशेंट में जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेसिव डिस्पनी ऑन एक्सर्शन, ठीक है, कार्डिक फेलियर। कार्डिक फेलियर किस तरह हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जी सीओपीडी के पेशेंट्स में जो है वो सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है ब्लड की वो कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने की वजह से जो हार्ट मसल्स हैं उनको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है, और इवेंचुअली दिस माइट लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पैथोफिजियोलॉजी में नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आए तो पैथोफिजियोलॉजी है 7th स्लाइड, जिसमें जो मैकेनिज्म्स हैं इनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जिसमें आपको अगर मैं बताऊं तो there is pathological change in the lungs that affect the proximal airways, peripheral airways, lungs parenchyma and pulmonary vasculature। तो पहली स्लाइड में जब हमने डिस्कस किया था कि लंग्स के जो डिफरेंट लोकेशंस हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उनमें जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं तो जिसकी वजह से जो है वो दिस रिजल्ट्स इन दी ऑल्ट्रेशंस इन दी टिश्यू स्ट्रक्चर ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड रिपीटेड इंजरी एंड टिश्यू रीमॉडलिंग। ठीक है, तो जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की इनर लाइनिंग है, एल्विलाई है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। Magnitude of structural damages, changes and tissue dysfunction is often distinguished by chronic bronchitis and emphysema। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है और एम्फिसीमा भी होता है। तो इनमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड are neutrophils, macrophages, T lymphocytes, B lymphocytes and eosinophils, and inflammatory mediators जिसमें leukotrienes, interleukin-8, cytokines, ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं और आपके जो सेल्स हैं दे आर इन्वॉल्व। इसके अलावा आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हाउ सीओपीडी इज डिफरेंट फ्रॉम द एस्थमा। इन दोनों में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं थोड़े से वो भी डिस्टिंग्विश करते हैं। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म इज लार्जर सेंट्रल एंड स्मॉल पेरिफेरल एयरवेज। ठीक है, तो जो लार्ज एयरवेज हैं दैट इंक्लूडिंग ट्रैकिया एंड फर्स्ट जनरेशंस ऑफ द ब्रोंकाई which are the major site of inflammation and mucus hypersecretion। अच्छा, तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि जी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद आते हैं एल्वुलाई। तो इसमें जो इनर लाइनिंग है ऑफ द ट्रैकिया है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा जो आपके ब्रोंकाई हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और म्यूकस की हाइपर सिक्रेशन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी हाँ जी, अच्छा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी जो इनर लाइनिंग है ऑफ द ट्रैकिया है, ऑफ द ब्रोंकाई, ऑफ द ब्रोंकियोल्स एंड द एल्वुलाई, उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट सेक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन क्या है कि म्यूकस इज ए स्टिकी लिक्विड
जो कि जब खुदा ना खास्ता कोई पोल्यूटेंट या एलर्जन या फिर कोई भी वायरस जब आपके अंदर इनहेल होता है, तो वो जो म्यूकस हैं, सेक्रीशंस है, वो उसमें जाके स्टिक हो जाता है और वो फर्दर जो है वो लंग्स के अंदर नहीं जा पाता। तो दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। बट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है पोल्यूटेंट्स का, तो बॉडी क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे हाइपर सेक्रेशन करती है ऑफ द म्यूकस। लेकिन वो म्यूकस जो है इंस्टेड कि वो बेनिफिट करे, वो उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है। कैसे कि जी वो जो हाइपर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है म्यूकस की, वो फर्दर जो है वो एयरवे को नैरो कर देता है, फर्दर सांस लेने में दुश्वारी कर देता है। फर्ज करें वो जो म्यूकस है अगर वो स्टक हो जाए इन दी एल्विलाई, लंग्स के अंदर, तो जो लंग्स की ऑक्सीजन के जो इनहेलेशन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। म्यूकस रिजल्ट्स इन द क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, तो एक सिम्टम्स जो सीओपीडी का आपको बताया है कि जी उसमें म्यूकस जो है वो दैट रिजल्ट्स इन दी क्रॉनिक कफ। फिर impaired ciliary function reduces mucous ciliary clearance, causing mucus accumulation and risk of bacteria colonization। ठीक है। तो जो आपके लंग्स हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उनमें छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि हेल्प आउट करते हैं म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सीओपीडी में जो आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो सीलिया है वो भी डैमेज होता है, और जो सीलिया की फंक्शन है ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ द म्यूकस वो भी खराब हो जाता है। एक तरफ हाइपर सेक्रेशन हो रही होती है म्यूकस की, दूसरी तरफ जो है वो सीलिया उस म्यूकस को एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा होता, तो आपके लंग्स के अंदर जो म्यूकस है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। और म्यूकस एक्यूमुलेशन रिजल्ट्स इन द रिस्क ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस। ठीक है। तो जैसे कि एज यू नो कि जो आपका म्यूकस है दैट इज द mucus is the best medium for the bacterial growth। तो जब अगर को खुदा ना खास्ता कोई बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया, वहां पर उसको बहुत ज्यादा म्यूकस मिल गया है, तो वो म्यूकस में बहुत ज्यादा इजीली ग्रो करेगा और इन्फेक्शंस कॉज करेगा। ठीक है। हाँ, अब ये लास्ट पॉइंट जरा आप लोग पढ़ लें, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मेथड ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीलियरी फंक्शन है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक वो इम्पेयर्ड हो जाती है, तो सीलिया जो है वो म्यूकस और एयर को एक्सपेल आउट नहीं कर पाता। जो भी सांस इंसान या इंडिविजुअल अंदर खींचता है, वो जो है वो दोबारा एक्सपेल आउट करने के लिए सीलिया और जो लंग्स हैं उनको 100% अपनी कैपेसिटी पे होना चाहिए। क्योंकि जब आप सांस को अंदर खींच रहे हैं, तो लंग्स इज लाइक ए बैलून, मतलब आप बैलून में हवा भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, वो इन्फ्लेट होता जाएगा। ठीक है। लेकिन आप जब बैलून को ऊपर से बंद कर देंगे तो बैलून के अंदर जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और बैलून जो है इन्फ्लेटेड रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप बैलून को ऊपर से खोल दें, जो हवा उसके अंदर है वो बाहर निकल आएगी और बैलून दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। लेकिन फर्ज करें कि आप बैलून में कॉन्टिन्यूसली हवा भरी जा रहे हैं भरी जा रहे हैं, और एक टाइम आता है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें हवा हो जाती है और वो फट जाता है। ठीक है। तो लंग्स में भी जो हवा अंदर जा रही है उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा से हवा अंदर जा सके। ठीक है। जो दोबारा से एयर या ऑक्सीजन बंदे ने इनहेल करनी उसकी जगह बन सके। लेकिन सीओपीडी में क्या होता है कि जी जो हवा अंदर चली गई है उसमें से कुछ एयर एक्सपेल आउट होती है, कुछ अंदर ट्रैप हो जाती है लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में।
और उसकी वजह से जो है वो कंटिन्यूअसली जब पेशेंट ब्रीथ करता रहता है, कंटिन्यूअसली उसके अंदर हवा ट्रैप होती रहती है लंग्स के अंदर, तो एक टाइम आता है कि उसके जो लंग्स है वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं और उनमें मजीद एयर को इनहेल करने की कैपेसिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो इसके अलावा मेरे ख्याल में हम लोग थोड़ी सी 5 मिनट की ब्रेक ले लें, और 5 मिनट की ब्रेक के बाद 11:40 में हम लोग जो है बाकी स्टार्ट करेंगे। और लेट्स सी कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, वहां तक पढ़ लेंगे, बाकी हम लोग रीस्केड्यूल कर लेंगे अगले लेक्चर में।